हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देख रहे हैं हमारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम 2017 सीरीज। यह है इसका पार्ट 28, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। देखिए यहाँ पे हमने कुछ प्रोटोकॉल्स या फिर कन्वेंशन जो है वो बताया है, और यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये किसके बारे में, सीएफसी के बारे में। नेक्स्ट इज बॉन कन्वेंशन, ये किसके बारे में, तो माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये इनके बारे में, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज मीनामाटा कन्वेंशन, ये किसके बारे में, तो मर्क्यूरी के बारे में। एंड लास्ट इज बेसल कन्वेंशन, इट इज अबाउट ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ द हजार्डर वेस्ट। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्टली मैच है। देखिए इसके चारों जो है ना, ये बात इसके बारे में सही है। हमने मतलब लास्ट मौके पे कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इसके सभी जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ही डाल दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा डी। तो देख लेते हैं हर एक के बारे में। सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन मकसद क्या था, तो जो हमारे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस जो है ना उनको कम करना था। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आया था वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन के बाद आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हमने रिसेंटली अमेंड कर दिया, चेंज कर दिया। वो हो गया हमारा कौन सा, अभी किगाली एग्रीमेंट। ठीक है, तो मतलब ये हमारे तीनों जो है वो सीक्वेंस है। तो इसका सबसे पहला जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, इसका सबसे फायदा क्या हुआ, तो ये जो था ना, हमने इसके तहत जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस थे उनको फेज आउट कर दिया। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस फेज आउट हो गए, मतलब क्या होगा, हमारा जो कोई सीएफसी रिलेटेड जो कोई भी प्रोडक्ट जो थे उनको हमने फेज आउट कर दिया। सीएफसी रिलेटेड प्रोडक्ट जो थे वो फेज आउट होने की वजह से जो 1980s में हमारा अंटार्कटिक पे ओजोन होल जो पाया गया था उसको रिपेयर करने में हमारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी। ठीक है, लेकिन अभी हुआ क्या कि हमारा सीएफसी हमने इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत फेज आउट कर लिया। लेकिन सीएफसी फेज आउट हो गया, लेकिन ये यूज किस में होता था, तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, इसमें यूज होता था। तो इसमें कोई तो हमें यूज करना पड़ेगा ना, मतलब रेफ्रिजरेटर इसमें। तो सीएफसी की बजाय हम एचएफसी यूज करने लगे। एचएफसी जो है ना वो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस तो है नहीं, लेकिन वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इससे। तो इस वजह से हमने जो पिछले साल किगाली एग्रीमेंट किया था, इसमें हमने एचएफसी को एलिमिनेट करने का जो है वो अभी प्लान बना है। ठीक है, किगाली एग्रीमेंट पे हमने एक आज और एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, वो भी देखते हैं उसमें सेकंड क्वेश्चन में, बाकी उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। तो बॉन कन्वेंशन ये हमारा सेकंड ऑप्शन था। तो ये किसके बारे में, जो कोई भी स्पीसीज जो होती है एनिमल या फिर बर्ड्स की, जो अपनी मतलब माइग्रेशन करती है, तो उनकी कंजर्वेशन के लिए ये था बॉन कन्वेंशन। इसका मेन मतलब इसमें कौन कौन से जो हमारे एनिमल्स और ये पंछी जो है वो कवर होते हैं, तो टेरेस्ट्रियल, मराइन एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू आउट द रेंज ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कन्वेंशन। ठीक है, मतलब जो कोई भी जमीन पे रहने वाले, साथ ही साथ पानी में रहने वाले, और जो कोई मतलब पंछी जो हवा में होते हैं, वो सभी स्पीसीज जो है वो इसके तहत कवर किए जाते हैं। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, जो हमने कहा था ना कि ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इन पे अच्छे से ध्यान दिया कीजिए। तो ये जो है बॉन कन्वेंशन, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी कंक्लूडेड अंडर द एजिस ऑफ यूएनईपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के तहत इसको मतलब ये लाई गई थी। एंड कंसर्न विद द कन्वेंशंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऑन द ग्लोबल स्केल। द कन्वेंशन वाज साइंड इन 1979 इन बॉन, और इसी वजह से इसको मतलब इसको बॉन कन्वेंशन नाम आया था। और ये फोर्स में कब आई थी, तो 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट जो था हमारा मीनामाटा कन्वेंशन। मीनामाटा क्या था, तो सबसे पहले ये जापान की सिटी का नाम है, जहां पे मिड टू 20th सेंचुरी में कोई मर्क्यूरी पोल्यूशन हो गया था, और इस वजह से उन पे ना मतलब बहुत ही जो वहाँ के बच्चे जो थे उनकी हालत जो थी, मतलब सभी की हालत जो थी वो बहुत ही खराब हो गई थी। मतलब उनको जो अपने होते हैं ना बोन्स वगैरह, इन पे अफेक्ट हो गया था। तो इस वजह से ये कन्वेंशन लाया गया था। सो इट इज रिलेटेड टू मर्क्यूरी। ठीक है, मीनामाटा कन्वेंशन मर्क्यूरी याद रखिए, क्योंकि इस साल ये न्यूज में है। नेक्स्ट इज बेसल कन्वेंशन, ये किसके बारे में, तो होता क्या था कि जो हमारे डेवलप कंट्री जो है ना, वो अपने यहाँ पे तो मतलब अपने एनवायरमेंट की वो कैसे उनको कंजर्व करना है इसके बारे में तो ध्यान देते थे। लेकिन जो कोई भी हजार्डस वेस्ट या फिर जो कोई बनता था हजार्डस, जो कोई सब्सटेंस जो बन जाते थे, उनका डिस्पोजल करने के लिए वो हमारे अफ्रीका या फिर एशिया में से कंट्रीज में वो इनका डिस्पोजल करते थे। तो इस वजह से होता क्या था कि जो कोई ऐसी जो पहले ही गरीब या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके एनवायरमेंट पे अफेक्ट हो रहा था। तो ये बात ना हो इसलिए लाया गया था बेसल कन्वेंशन। तो देख लेते हैं इसके बारे में। बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, इट इज एन international treaty that was designed to reduce the movement of the hazardous waste between nations, and specifically to the prevent the transfer of hazardous waste from developed to the less developed countries। ठीक है, except radioactive waste। ठीक है, इसमें radioactive waste जो है वो कवर नहीं किया जाता। The convention was open for the signature on 1989 and entered into force in 1992। ठीक है, तो आप जानते हैं ना, जैसे कि अभी पेरिस हमारा एग्रीमेंट हुआ था, उसमें कैसा था कि जब 55 देश और 55% जो इमिशन करने वाले देश है, जब ये
इस एग्रीमेंट को साइन कर देंगे तब ये जो है वो एग्रीमेंट फोर्स में आता है। ठीक है, तो ऐसी यहाँ पे भी बात होती है, जो एग्रीमेंट ये सबसे पहले साइन करना कब स्टार्ट कर दिया गया था और ये फोर्स कब आ गया था, तो ऐसी ये दोनों अलग अलग डेट्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो हमने कहा था किगाली एग्रीमेंट पे, तो हमें बताना इनमें से किगाली एग्रीमेंट पे कौन से स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट, किगाली एग्रीमेंट इज एन अमेंडमेंट टू द क्योतो प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्योतो प्रोटोकॉल का एग्रीमेंट है, अमेंडमेंट है, ऐसा नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज किगाली एग्रीमेंट इज एन लीगली बाइंडिंग। ठीक है, इज नॉट लीगली बाइंडिंग, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द थर्ड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड सम ऑफ द हॉटेस्ट क्लाइमेट कंट्रीज हु विल स्टार्ट फेजिंग आउट एचएफसी बाय 2028। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला जो एग्रीमेंट था कि ये क्योटो प्रोटोकॉल को अमेंड करता है, किगाली एग्रीमेंट। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था, ये सीक्वेंस कैसा था, वियना, मॉन्ट्रियल एंड देन किगाली। तो ये किसको अमेंड करता है, तो वो है वियना, सॉरी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद जो है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है ऐसा कहा गया है, लेकिन ये किगाली एग्रीमेंट जो है ये लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड जो है ये इनकरेक्ट हो गए, तो हमारा ऑप्शन जो एक ही बचा है वो है 3, ये करेक्ट। और ये हमने जानबूझकर यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि थर्ड जो ग्रुप है ना इसका, उसमें हम आते हैं, तो हमारे जो कोई भी मतलब टारगेट्स है वो हमें याद रखना जरूरी है। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम फेज आउट करेंगे एचएफसी का यूज बाय 2028। ठीक है, 2028 के बाद हम ये इसको फेज आउट कर देंगे। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, तो डेवलपिंग कंट्रीज एंड सम ऑफ द हॉटेस्ट क्लाइमेट कंट्रीज। तो देख लेते हैं हमारे किगाली एग्रीमेंट के बारे में डिटेल। तो जैसे कि हमने कहा कि इंडिया जॉइन्स द नेशन ऑफ द वर्ल्ड in launching the hydrocarbons HFCs, that is amendments to the Montreal Protocol agreed to at the 28th meeting of the पार्टीज इन किगाली रवांडा। तो ये कहाँ पे हुआ था, किगाली और वो रवांडा में, जो साउथ अफ्रीका का देश है। एज पर द एग्रीमेंट दीज कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स टू रफली 80 to 85 फ्रॉम द देयर रिस्पेक्टिव बेस लाइन टिल 2040। मतलब ये इसमें ना अलग अलग 3 ग्रुप बनाए गए और इसके हर एक के लिए एक एक बेस लाइन जो है वो अलग अलग है। और इसका मेन मकसद क्या है हमें, तो जैसे कि हमने कहा कि एचएफसी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में हेल्पफुल होते हैं, तो इसी वजह से ये एचएफसी को कम करना है, सो दैट हमारा जो एवरेज जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो 0.5 डिग्री से मतलब एटलीस्ट उसको कम से बढ़ने में हमारी हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे कि हमने हमारे एक स्टेटमेंट में, हमारे सेकंड स्टेटमेंट में हमने देखा था, ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है बिटवीन द सिग्नेटरी पार्टीज विद द नॉन कंप्लाइंट मेजर्स। ठीक है, मतलब अगर आप कोई जो देश है वो अगर इसको सिग्नेटरी करने के बाद जो उसका मतलब कंप्लीशन नहीं करता है, तो इसके लिए मतलब नॉन कंप्लाइंस जो है वो मेजर रखे गए। नेक्स्ट इज इट विल केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2019। ठीक है, ये ऐसे याद रखिए 2019 से इसको फोर्स में लाया जाएगा, प्रोवाइडेड इट इज रेटिफाइड बाय एटलीस्ट 20 मेंबर पार्टीज बाय देन। मतलब एटलीस्ट जो 20 जो यहाँ पे देश है इन्होंने इसको साइन करना जरूरी है। एंड बाकी जो है इसके बारे में ये जो हमने कहा कि 3 ग्रुप है इसमें, पहला ग्रुप जो है इसमें सभी डेवलप कंट्रीज है, उनकी जो कोई जो है लाइंस वगैरह ये हमें याद रखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट जो है इसमें सेकंड ग्रुप है, इसमें चाइना आता है, ये बात याद रखिए, चाइना, ब्राजील ये जो देश है और कुछ अफ्रीकन देश ये इसमें आते हैं, ये बात याद रखिए, क्योंकि ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि इंडिया और चाइना जो है वो एक ही ग्रुप में है क्या, इंडिया एंड पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है क्या। तो देखिए इंडिया और चाइना अलग अलग ग्रुप में, लेकिन इंडिया एंड पाकिस्तान एक ही ग्रुप में। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप जो है इसमें हम आते हैं, इसमें आते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड सम ऑफ द हॉटेस्ट क्लाइमेट कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया। ये फेज आउट एचएफसी को करना कब स्टार्ट कर देंगे, तो 2028 में। और कितना रिड्यूस करना है, तो 15% ऑफ द 2024-26 लेवल टिल 2047। ठीक है, तो देखिए इसमें 2-3 अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें कब स्टार्ट करना है, तो 2028 में। कितना रिड्यूस करना है, तो 15%। कौन सी लेवल के, तो 2024-26 की लेवल से। और हमें ये कब तक जो लेवल है वो अचीव करना है, तो 2047 तक। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं इसमें, अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट इज इट हैज अ प्रोविजन फॉर द मल्टीलैटरल फंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक मल्टीलैटरल फंड का जो है वो भी प्रावधान कर दिया गया है। नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी असेसमेंट पैनल विल टेक अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज टू एंड प्रोडक्ट्स ऑफ देयर एनर्जी एफिशिएंसी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी एनर्जी असेसमेंट पैनल बनाया जाएगा जो इसका पीरियोडिकली रिव्यू करता रहेगा, जो हमारा किगाली एग्रीमेंट है उसका। और साथ ही साथ अल्टरनेट टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब कौन सी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा, और उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो उसके बारे में भी मतलब बनाता रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये किगाली एग्रीमेंट जो है अभी अच्छे से हो गया होगा, क्योंकि लगभग इस साल जो है ना वो किगाली एग्रीमेंट पे 1-2 क्वेश्चन जो है वो आने की फिक्स चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल happen if the deer is missing in the following
फूड चेन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक फूड चेन बताइए हमने, जहाँ पे ग्रास जो है वो हमारा प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है, उसके बाद डियर जो है वो हमारा फर्स्ट जो है कंज्यूमर है, उसके बाद टाइगर जो है वो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये अगर डियर जो है वो यहाँ से मिस हो गया, तो इसको निकाल दिया हमने, तो ग्रास और टाइगर बचेगी, तो क्या इफेक्ट होगा ऐसा ये। तो देखिए फर्स्ट क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीजेस, ठीक है, टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेस, ग्रास की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। आफ्टर दैट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस एंड लास्ट इज द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास विल इंक्रीज, ठीक है। तो इनमें से कौन सी बातें होने वाली है ये हमें बताना है। देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल इंक्रीज। तो सबसे पहले देखिए कि अगर डियर चला गया तो टाइगर खाएंगे क्या, ठीक है, वो तो ग्रास तो नहीं ना खा सकते, तो टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ये बात गलत होगी, क्योंकि इनको खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब इनकी संख्या जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ऑफ ग्रास विल डिक्रीज, टाइगर थोड़ी ना ग्रास को खाएंगे कि इनकी जो ग्रास जो है वो कम होता जाएगा, तो मतलब सेकंड जो है ये बात भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल डिक्रीज, तो ये बात है हमने पहले स्टेटमेंट में ही देखी कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो डियर के चले जाने की वजह से कम हो जा सकती है। मतलब यहाँ पे इसी फूड चेन को याद रखना है, फूड वेब में नहीं जाना है, फूड वेब की ऐसे नहीं कंसिडर करना है कि डियर चला गया तो टाइगर दूसरा कोई मतलब खा लेगा, जिराफ वगैरह ऐसे किसी को खा लेगा, ऐसी बात नहीं है। तो यही याद रखना है जो फूड चेन बताई गई है। तो इस वजह से ये जो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बात सही हो जाता है, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल डिक्रीज। और नेक्स्ट क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास विल इंक्रीज, तो ये बात भी सही है कि ग्रास की पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे डियर चले जाने की वजह से ग्रास को खाने वाला कोई नहीं बचेगा, तो ग्रास की जो पॉपुलेशन है वो मतलब ग्रास की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 3 एंड 4, तो ये आता है डी में। सो हमारा आंसर है डी, दैट इज 3 एंड 4 ओनली, ठीक है। आई होप ये जो क्वेश्चन था वो एक फूड चेन पे क्वेश्चन था, हमने अच्छे से कवर कर लिया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इन इंडिया रेड पांडा इज फाउंड इन, ठीक है। तो रेड पांडा जो है ना वो रिसेंटली न्यूज में था, तो इस वजह से यूपीएससी इस पर एक फैक्चुअल सीधा साधा क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जा सकता है। तो देख लीजिए रेड पांडा कहाँ पे है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या है, वेस्टर्न घाट्स में, आफ्टर दैट ईस्टर्न हिमालय में, या फिर नीलगिरी हिल्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो रेड पांडा हमारी आप कहाँ पे पाया जाता है, तो वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज ईस्टर्न हिमालय में ये पाया जाता है। देखिए ये ऐसा रेड पांडा होता है, और रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था, तो इसको वल्नरेबल स्टेटस से बढ़ाकर अभी ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया है, ठीक है। ये जो हमारा रेड पांडा है वो अभी एंडेंजर कैटेगरी में आ गया, इस वजह से ये न्यूज में था। और साथ ही साथ ये कहाँ पे पाया जाता है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस, मतलब ये इंडिया में और आई थिंक ये पाकिस्तान पैसिफिक रेंज में भी पूरा जो है वो यहाँ पे भी मिलता है, इंडिया में और पैसिफिक रेंज में कुछ कई जगह पे ये मिलता है। नेक्स्ट इज हैबिटेट कहाँ पे है, तो इसका सिक्किम, आसाम, नदर्न आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये हमारे स्पेसिफिकली कहा जाए तो वेस्ट ईस्टर्न जो ईस्टर्न हिमालय का है ना हमने, तो नॉर्थ ईस्टर्न का जो हमारे रीजन है वहाँ पे ये देखा पाया जाता है। ये मतलब ये क्या खाता है, तो बैम्बू पे ये अपना जीवन व्यतीत करता है, और उसके साथ ये मेनली नाइट में ही एक एक्टिव रहने वाला प्राणी है, ठीक है। तो इसलिए इसको सॉलिटरी एनिमल ये ऐसे भी कहा जाता है। एंड थ्रेट्स क्या है इसको, तो सबसे पहले इसके हैबिटेट लॉस होता जा रहा है, मतलब पहले से ही जगह कम है और ये इसके हैबिटेट जो है वो लॉस होता जा रहा है। एंड द फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट जो है उसका फ्रेगमेंटेशन, मतलब थोड़ा कंसिडर कीजिए कि पहले इतनी जगह पे ये रहता था, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी चलाई जाने लगी, यहाँ पे कुछ ऐसे बीच में से ही कोई रोड होने लगा है, तो यहाँ पे वो इस रीजन से यहाँ पे इस रीजन में नहीं जा सकता अभी, तो इस वजह से ये जो रीजन है इनका यहाँ पे इसका मतलब ये घूमने फिरने का जो रीजन था उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज पोचिंग, तो ये इतना देखिए कैसे अच्छा दिखता है ना, तो हो सकता है इसके बारे में मतलब इसकी खाल के लिए इसका पोचिंग हो सकता है। एंड द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, द ऑलिव रिडेड टर्टल्स आर कंसीडर्ड टू बी द एंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ द फ्यू रिमेनिंग नेस्टिंग साइट्स इन द वर्ल्ड, इन दिस कंटेक्स्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट ऑलिव रिडेड टर्टल्स के बारे में करेक्ट है ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, देयर पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनाइज्ड नेस्टिंग इन द मास नंबर इज नोन एज अरीबादा, ठीक है। तो ये मतलब नेस्टिंग के लिए है ना एक कोई जगह पे आते हैं और ये सारे इकट्ठा वहां पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी प्रोसीजर है नेस्टिंग की, इसको कहते हैं अरीबादा, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज गहीर माता बीच इन द ओडिशा एंड दैट इज ओडिशा, ठीक है। यहाँ पे ओडिशा होना चाहिए। इज ऑफ ओडिशा इज द फर्स्ट ऑफ देयर फ्यू नेस्टिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब जो गहीर माता जो है हमारा वहां पे ये एक ऐसी फ्यू नेस्टिंग साइट में से है जहां पे ये हमारे ऑलिव रिडेड टर्टल जो है वो पाए जाते हैं, ऐसा हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। और हमें बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है ये बात करेक्ट है, ठीक है। तो ऑलिव रिडेड टर्टल ये बात जो हमने कही कि ये जो जहां पे नेस्टिंग के लिए आते हैं, एग्स ले करने के लिए आते हैं, उसको अरीबादा कहा जाता है, ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात सही है। साथ ही साथ गहीर माथा बीच जो है ओडिशा में, ये यहाँ का इनका एक प्राइम नेस्टिंग साइट है, तो ये बात भी इसके बारे में सही हो जाता है। सो हमारा आंसर है 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, तो आंसर हो जाता है डी, दैट इज ऑल, यहाँ पे बोथ होगा, ठीक है। डी जो है वो इसके बारे में करेक्ट है। तो ऑलिव रिडेड टर्टल ये मतलब हाँ
फिलहाल न्यूज़ में भी था और साथ ही साथ ये लगभग हर साल न्यूज़ में होता है। तो सबसे पहली बात ये कि IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, ठीक है। और ये साथ ही साथ हमारे यहाँ पे मतलब पैसिफिक और इंडियन ओशियन रीजन में ये ऑलिव जो पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये अस्तरंगा कोस्ट और गहिरमाथा मराइन सेंचुरी जो है यहाँ पे ये ओडिशा में मतलब ये इनकी प्राइम नेस्टिंग साइट है। और इसी वजह से इनका प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि ये एक मतलब सभी जो है ना वो नेस्टिंग के लिए एक साथ आ जाते हैं। तो ये इससे मतलब जो पोचर्स होते हैं ना इनको आसानी हो जाती है कि ये मतलब इनकी आसानी से उस समय पोचिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकी जगह जो जहाँ पे ये एग्स ले करते हैं तो मतलब पूरी तरह से वो किनारे पे एग्स ले करते हैं ना, तो इसी वजह से इनको बाकी जो लाइक डॉग्स वगैरह जो होते हैं वो इनको एग्स को खा लेते हैं। तो इसी वजह से इनकी जो संख्या है वो अभी कम होती जा रही है। तो इसी वजह से इसको वल्नरेबल स्टेटस जो है वो दिया गया है। इसको जो हमने कहा कि इसको अरीवादा कहा जाता था, ये बात सही है। एंड द विंटर सीजन इज मेटिंग एंड द ब्रीडिंग सीजन ऑफ दिस टर्टल, ठीक है। तो विंटर सीजन में इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। तो ये हो गए हमारे आज के पांचों क्वेश्चन। देखते हैं और जैसे ही हम इसके मतलब और ज्यादा एनवायरमेंट के बारे में जितने ज्यादा हो सकेंगे, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये हम मतलब आप हम पे रिलाई कर सकते हैं। ये हम क्वेश्चन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड। कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।